अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप सब तक ये बड़ी खबर पहुंच गई कि पाकिस्तान ने आखिरकार अमेरिका को और भारत को सीज फायर पर मजबूर कर दिया। ये वो दो कौमें हैं कि जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट किया है। ये वो दो कौमें हैं कि जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के बारे में ये सोचा है कि पाकिस्तान एक कमजोर कौम है, लेकिन पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की अवाम ने यह बात साबित कर दी कि पाकिस्तान अपनी तरफ उठने वाली हर मैली आंख को तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। और इसी वजह से जब इन लोगों को मुंह की खानी पड़ी तो अमेरिका और भारत हमारे सामने आए और सीज फायर की भीख मांगने लगे, और वो सीज फायर की भीख इन दोनों ममालिक को अता कर दी गई है। जी ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सीज फायर तो हो गया है, लेकिन हमें वी शुड बी ऑन अवर टोज, क्योंकि हम इंडियन मीडिया को भी मॉनिटर मैं कर रहा था, देख रहा था 2-3 चैनल्स, तो वहां पर भी यही बात चल रही है। वो तो खैर पाकिस्तान पर इल्जाम का सिलसिला तो वो लगा ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो भी ये कह रहे हैं, यानी पाकिस्तान पर इल्जाम लगाए, लेकिन हमारा ये कहना है कि हम किसी भी हमले के लिए मजीद तैयार रहें अभी, क्योंकि देखें ना, कोई भी एक्सक्यूज बना के सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी भारत कर सकता है अभी भी, और कुछ भी वो कर सकता है, कहीं भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके दोबारा से वो कह सकता है कि पाकिस्तान एग्रेसर है। तो अभी हमें सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि सीज फायर तो हो गया है, लेकिन हमें अपना ध्यान अभी हटाना नहीं है। वो जो नेक्स्ट हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो क्या होनी चाहिए, ये मौका जो है ये अल्लाह का शुक्र अदा करने का है। ये मौका जो है वो इस वक्त हमें अपनी जो अफवाज है हमें उनको सलूट करना है, उनको सलाम पेश करना है कि उन्होंने वतन का दिफा करके दिखाया। ऐसा ही है, ऐसा क्या बताऊं। मैं कहती मेरी जिंदगी बदल गई, सोच बदल गई। आज मैं वो इंसान हूं ही नहीं जो पिछले 2 हफ्ते पहले थी, क्योंकि कुछ अरसे से जो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से बात शुरू हुई, फिर जंग शुरू हुई, दुनिया ही बदल गई, नजरिया ही बदल गया। जो हम पाकिस्तान अपने मुल्क को भी लेके जो सोचते थे, जो कभी कभी डाउट्स, कभी फ्रस्ट्रेशन, वो सब खत्म हो गया। और अपने लोगों से प्यार हो गया। ऐसा हमारे लिए आई थिंक वी आर एज ए नेशन, हमारी रीबर्थ, रीबॉर्न बिल्कुल दुनिया के सामने पाकिस्तान एक ऐसी प्राउड नेशन बन के उभरी है कि सुभान अल्लाह, क्योंकि बड़े अरसे हम लोग विक्टिम्स बनाए जा रहे थे। हमारा इमेज दुनिया में खराब पेश किया जा रहा था, भाई ये तो टेररिस्ट हैं, ये तो वो हैं। और इस दफा जो जंग लड़ी है वो बड़ी डिफरेंट तरीके से लड़ी गई है। पहले भी बॉर्डर्स पे जी फौजी लड़ रहे हैं, हम दुआएं कर रहे हैं। इस दफा दुआओं के साथ साथ एक सिविलियन लड़ा है, जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर हैं वो लड़े हैं। जैन जी, जिनको पता ही नहीं कोई हमारी इतनी हिस्ट्री का, वो जो बच्चे लड़े हैं, जो हमारे हैकर्स लड़े हैं। हमारे तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई, वहां का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहां की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सब कुछ तो टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता था। अच्छा, अब हमें देखिए बिल्कुल आगे की हिकमत अमली क्या हो सकती है। अभी फौज ने तो अपना काम कर दिया और अवाम ने फौज का भरपूर तरीके से साथ दिया है, लेकिन अब सिफारती तौर पर हम अपने मामलात को, क्योंकि देखिए पेंडिंग में बहुत से मामलात हैं, इंडस वाटर ट्रीटी का मामला बड़ा पेंडिंग में है, भारत की दरअंदाजी का मामला पेंडिंग में है। सीज फायर होने का मतलब ये थोड़ी है कि भारत दरअंदाजी छोड़ देगा, वो तो उसका नेटवर्क एक काम कर रहा है, और इसके साथ साथ वो जो मीडिया की वॉर है वो भी वो लड़े जा रहा है। तो बहुत सारे दरीना मामलात है भाई। मीडिया उनका रो रहा है, आपने भी मॉनिटर किया, मैं तो अभी देख रहा था। अभी क्या कह रहे हैं मीडिया पे? अब क्या बोल रहे हैं भाई? रो रहा है। एक तो उन्होंने जो प्रेस टॉक करनी थी उनके फौजियों ने, वो लेट हुई। अब जाहिर है उन्होंने कोई कहानी तो बनानी होगी कि अब हमें क्या बात करनी है, क्या कहना है। उनके मीडिया वाले रो रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई हम अपने घर जाते हैं तो हमारे बच्चे हमसे कहते हैं क्या जवाब तुम झूठे हो, हम अपनी औलादों को क्या जवाब दें, अपनी नस्लों को, अपने लोगों को क्या जवाब दें। उनका मीडिया इस वक्त एक ऐसा डिस्क्रेडिटेड इदारा बन चुका है कि जिसकी बात पर उनके अपने लोग भी यकीन करने को तैयार नहीं। इन एंकर्स को अब कौन सा चैनल जॉब देगा? एंकर्स को नहीं, जॉब तो इनकी यही रहेगी। नहीं, इनको नहीं जॉब मिलनी, लेकिन बगैर इज्जत की जॉब होगी। इनकी सैलरियां ऐसी कट होंगी कि खुद पैसे देके काम मांगेंगे। ये जो आपके इंडिया के 2 बड़े चैनल्स थे अब तक, रिपब्लिक, इन्होंने ये इतने जलील हुए हैं, क्रेडिबिलिटी बिल्कुल इनकी जो है ना, और क्या एनालिस्ट एंकर कौन है यार? हम क्रेडिबिलिटी है और कुछ भी नहीं वो उसके बगैर, और वो खत्म हो गई। और मुझे मीडिया तो मोदी की क्रेडिबिलिटी क्या रह गई होगी भारत के अंदर, जो पॉपुलैरिटी जीरो हो चुकी है मोदी की। लोग उनको गालियां दे रहे हैं कि शर्म आती है, इतना झूठ हमारा मीडिया कह रहा है, और वो उनको खुद कह रहे हैं कि कौन सा माल फूंक रहे हो, कौन सा नशा कर रहे हो, ये बेस्ट था।
कौन सा नशा कर रहे हो, क्या चल रहा है? अच्छा, मैं कैंकर को देख रही हूँ, जहाज ना ग्राफिक्स का बनाया, उसके अंदर बैठी हुई है, उड़ा रही है ये। और एक जो मेजर है, ये तो कहीं अरे आर्या, तू मुझे कहीं मिल। क्रेडिबिलिटी से याद आया, नवाज शरीफ साहब का भी ट्वीट आ गया। अच्छा, माशाल्लाह, आखिरकार नवाज शरीफ साहब का बगैर विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड आप प्लीज रीड द उसमें जो है वो नवाज शरीफ साहब का ईगरली ट्वीट वेटिंग है, फॉर इट। और नवाज शरीफ साहब के ट्वीट में उन्होंने जो है वो बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि उसने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, फौज के सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर सिंधु और अफवाज पाकिस्तान को शाबाश और मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और अमन को तरजीह देता है, मगर अपना दिफा करना भी जानता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल। मियाँ साहब देखिए, मियाँ साहब एक बड़े पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी नुमाइंदगी करते हैं, बड़ी जमात के लीडर हैं, तो उनसे हम ये एक्सपेक्ट भी कर रहे थे और बहुत ज्यादा मुंतजिर भी थे कि मियाँ साहब की तरफ से कोई ट्वीट आएगा, और खैर बर वक्त आया। मियाँ साहब ने ये बता दिया कि हमारी बिल्कुल बर वक्त आएगा ना, कि मियाँ साहब ने कह दिया कि हमारी ये जो अमन की ख्वाहिश है इसको कमजोरी ना समझा जाए, और पाकिस्तानी फोर्सेस को आपने टेस्ट कर लिया है। टाइम एंड अगेन आप टेस्ट करते रहते हैं, इस बार भी आपने कर लिया। लेकिन मुझे एक बात पे खुशी है अवैस और नादिया, कि वो होता है ना कि जंग में जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सीज़फायर तो हो ही जाता है, नुकसान होता है, सीज़फायर हो जाता है, लेकिन होता यह कि अपर हैंड किसका है, आखिरी जो तमाचा है वो किसने मारा है। और ड्रॉ भी नहीं होना चाहिए, लास्ट जो है ना, मैच ड्रॉ भी नहीं होना चाहिए था, ड्रॉ नहीं है ना, मानते हैं ना, ड्रॉ नहीं। और वो शायद यही चाह रहे थे कि कहीं हम इस जगह इस पे सीज फायर करें कि लगे कि ड्रॉ, हमने देखे जी उन पे रहम खा लिया, तरस आ गया, पैर पड़े हमारे, कोई पैर नहीं पड़े। गारंटीड कह रही हूँ, इन्होंने फोन किए होंगे, ये ट्रम्प के आगे ये इन्होंने भीखे मांगी होगी तो किसी को खत्म करा दो, हम बड़े जलील हो रहे हैं। और माशाल्लाह वी आर ऑन अप, वी ऑल आर, माशाल्लाह दिस इज विक्ट्री फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तानीज माशाल्लाह। और हमें इस वक्त बहुत प्राउड होना चाहिए और बहुत सेलिब्रेट करना चाहिए। दो बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब। इन दोनों को हम अपनी प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, और आपसे कमेंट लेना चाहेंगे एक एक करके। गजनफर साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगा। सीज फायर तो अनाउंस हो गया है, द पॉइंट इज कि हमने अपनी बर्तरी साबित कर दी, हमारी अफवाज ने अपनी बर्तरी साबित कर दी। क्या इंडिया इससे कोई सबक सीखेगा? बड़ा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत डिफिकल्ट और बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कि इंडिया इससे सबक सीखेगा। इंडिया का जो आप एटीट्यूड मुख्तलिफ मौके पे देख सके हैं या आपने देखा है, क्या आप ये समझते हैं कि इंडिया उससे सबक सीखेगा या सीख सकता है? इससे पहले कुछ क्या हुआ था, पाकिस्तान ने इंडिया के अंदर घुस के मारा था। उस वक्त भी हमने कहा था, आपको याद है कि जब बालाकोट पे हमला हुआ था तो वी केम ऑन, तो हमने ओपनली कहा कि विल हिट यू बैक, और हम जो है आपको अपनी चूजिंग पे, अपने टाइम पे हम आपको और अपना मर्जी का टारगेट सेलेक्ट करके मारेंगे। और फिर हमने मारा, एंड भी हमारे जो शाहीन थे वो गए उसी ब्रिगेड हेडक्वार्टर के ऊपर जिस ब्रिगेड हेडक्वार्टर को पाकिस्तान ने अभी तबाह किया, और फिर उसके बाद इंडियन ने चेज किया एंड दे लॉस्ट देयर Su-37, और उसके बाद एक उन्होंने मिराज लूज किया, अभिनंदन पकड़ा गया। लेकिन उन्होंने सबक क्या सीखा? उसके बाद उन्होंने सबक ये सीखा कि अभिनंदन को उन्होंने वीर चक्कर दे दिया और उसके वीर चक्कर दे के उसको गायब कर दिया। तो वो अगर सीखने की उसमें कैपेसिटी होती, वो उन मुगल्लजात से, उन गालियों से, उस लो लेवल का जो हिटिंग होती है उससे अगर निकल सकते, वो अपने जो उन्होंने मजहब और पॉलिटिक्स को ज्वाइन करके एक एक्सट्रीमिज्म का, एक हिंदुत्व का, एक मुदीता का, अब हिंदुत्व से निकले कि वो मुदीता का नैरेटिव, बड़ी अच्छी टर्मिनोलॉजी है मुदीत्वा, अच्छी टर्मिनोलॉजी। मुदीत्वा का जो नैरेटिव बना है उसको उन्होंने एक्सप्लॉइट करके और वो मजहब को बदनाम करते हैं। यानी कोई दुनिया में ऐसा लीडर नहीं होगा, हिटलर ने भी अगर किया था ना, उसने जर्मन को सुपीरियर रेस रख के उसके अंदर अपनी मिलिट्री माइट को मुलाया था और वो डिक्टेटर था। इस शख्स ने तो मजहब को बदनाम करके रख दिया है। इसने जो कुछ किया है हिंदुइज्म को बदनाम करके रख दिया है, हिंदू नेशन को बदनाम करके रख दिया है कि कोई मजहब दहशतगर्दी नहीं सिखाता। तो जो ये लेवल ऑफ लीडरशिप है और वो जो गैंग ऑफ 4 और 5 वहां पे बैठा हुआ है, जिसलिए ये मूजी है, उसके साथ आपने देखा अजीत कुमार डेवल है, उसके साथ अमित शाह है, उसके साथ वो मोहन भगवत एक कार्टून है जो इंडिया गेट पे जाके मुगल्लजात बकते हैं, और उसके साथ एक गूदी मीडिया लगा हुआ है, जिसको मैंने गूदी मीडिया नहीं कहा। इंडिया के अंदर जो इंटेलेक्चुअल्स हैं
और इंडिया के अंदर जो सोच रखने वाले लोग हैं वो उसको गुदी और बिका हुआ मीडिया कहते हैं। सर इस वॉर से जो साबित हुआ, एक तो बड़ा आउटकम हुआ कि माशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम एक है, दुनिया ने देखा, लेकिन इंडिया इटसेल्फ इमोशनली उसके टुकड़े हो गए हैं, अंदर के जो लोग हैं वो टूट गए। आइडियोलॉजिकली अगर आप उसको देखें ना, क्योंकि अब कल खास तौर पे एक बहुत बड़ा वाकया आपकी नजर से जरूर गुजरा होगा, बिकॉज आप खुद मीडिया को फॉलो करते हैं, और उसके अंदर एक इंडिया के अंदर जो सेन वॉइसेस हैं, इंडिया के अंदर वो लोग जो जमहूरियत पे बिलीव करते हैं, जो सेक्युलरिज्म पे बिलीव करते हैं, उसके एक बहुत बड़े रिप्रेजेंटेटिव हैं, वायर के नाम से उनकी जो प्रोग्राम चलते हैं, प्रवीण सिहानी, उनकी अगर आप उठाएं ना, अगर उनका वीडियो व्लॉग देखे, उन्होंने बड़ी अकल की बातें की और सजेशन दी नरेंद्र मोदी को कि भाई आप अगर जमहूरियत पे बिलीव करते हो, सेकुलरिज्म पे बिलीव करते हो, तो जो लॉसेस हो गए हैं वो कौम को आके बता दो। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उठा के उसका वो व्लॉग जो है वो बंद कर दिया। उसके बाद देखिए हिंदू अखबार ने खबर छापी कि जी पाकिस्तान ने राफेल गिराया है और वहां फलानी जगह पे गिरा है, उसकी उन्होंने तस्वीर दे दी, इन्होंने हिंदू अखबार के खिलाफ जो FIR काट दी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मेंटालिटी अगर जरा आप देखिएगा, मेंटालिटी का भी एक लेवल होता है। मैं, आप और पाकिस्तानी कौम के जितने आपके मीडिया में एंकर और इंटेलेक्चुअल बैठे हुए हैं, वो उस जलालत के उस लेवल तक नहीं जा सकते जिस लेवल तक इनका मीडिया और ये लोग चले जाते हैं। हम नहीं जा सकते। अच्छा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी मैं चाहूंगा कि वो गुफ्तगू में शामिल हो। अस्सलाम वालेकुम मसूद साहब। जी साहब, मुझे बताइएगा कि अब आगे का खाका थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं कि क्या बनता हुआ देख रहे हैं। ये भी कहा गया है ना कि न्यूट्रल वेन्यू पर या फिर यानी ऐसे जो मीडिएट कराने वाले लोग हैं जो किसी की साइड ना लें, उनके साथ बैठकर आप बातचीत करें, तो किस पर किन किन मामलात पर बातचीत होगी? और इसको आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए कि अब एक मौका आ गया है कि वर्ल्ड ने रियलाइज किया और हमें बाकायदा कहा कि मत करें, उस न्यूक्लियर मामले तक ना जाएं, तो हम मामलात जो पेंडिंग में हैं उनके बारे में अपना मौक़िफ़ रख सकते हैं। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देना चाहूंगा, थोड़ा सा लेट्स अंडरस्टैंड द रेलेवेंस भी सारा कुछ। और अगर आपको चीफ फॉरेन स्टाफ की तकरीर याद हो, ओवरसीज कन्वेंशन में उन्होंने कहा था 1.3 मिलियन इंडियन आर्मी हमें कोशिश नहीं कर सकती है, तो चंद ये टेररिस्ट हमें क्या कर सकेंगे। सेकंड उनका कंसेप्ट था हार्ड स्टेट का, ही सेड कि हमने हार्ड स्टेट बन के दिखाना है, लेट्स कम आउट ऑफ स्टेटस को, अपॉलॉजीज छोड़ें, अपने पांव पे खड़े हो, फैसला करें अपना, और अपना इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपने एक शिनाख्त बनाए। सो वो एक बैकग्राउंड था। इस वाकये के बाद जो ये हुआ है, तो इसके बाद पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस हैज नाउ बीन एस्टेब्लिश्ड, और हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी नो दे अंडरस्टैंड हमें ट्रीट कर रही है, और हमने ये कहा भी है एट नॉट लोअर देन इंडिया बट इट इज एट पार विद इंडिया। ये बातचीत होगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस ऑल बिकॉज हैपेंड क्योंकि हमने अपनी पावर शो की है, कि हमने डिमॉन्स्ट्रेटेड आवर पावर। कि पहले ये होता था बातचीत हुई, ठीक है यार देख लेंगे, सॉफ्ट है, अच्छा ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, नहीं हमने किया। और फिर देखिए 9 टारगेट्स पे वो आए, हम 26 पे गए हैं। वी वेंट फॉर द ऑलमोस्ट स्ट्रेटेजिक टारगेट, बहुत S-400 ब्राह्मोस की साइट्स पे गए हैं, और इसके अलावा उनके एयर बेसिस, आर्टिलरी पोजीशंस, और जो है ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, और मतलब सो एंड सो। और इसके बाद आपके JF-17 थंडर अंदर घुस के जाके S-400 को खड़का देते हैं। आपका फतेह 140 किलोमीटर यहाँ से जाता है, वी डेमोन्स्ट्रेटेड एंड गिव द मैसेज कि फतेह तैयार है। अब्दाली का भी हमने बताया था, हमारे आर्सेनल में बहुत सारी चीजें थी, और ये थी ये चीजें। और फिर एक रिजॉल्व गवर्नमेंट पाकिस्तान में, आर्मी में, और देख कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी थी, और एक स्ट्रेटेजिक लीडरशिप जनरल आसिम मुनीर ने दिखाई, और जिसमें एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन थी और स्ट्रेटेजिक नेशनल इंटरेस्ट था कि वो पाकिस्तान को हमने पाकिस्तान का देखना है, पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट देखना था। सो दैट वाज द बिल्कुल जो आइडिया था। सर ये वही हम लोग के पहले कह रही थी मैं कि इससे पहले अगर सीज फायर होता ना हमारे रिस्पांस से पहले, तो दिल को सुकून ना मिलता। मुझे भी सब यहाँ सीज फायर का मुबारकबाद भी दे रहे थे, तो मैंने ये बोला, मैंने कहा मैं तब तक नहीं मानती ट्रंप या कोई भी अनाउंस कर दे, नहीं, आई एम वेटिंग जब तक हमारे DG-ISPR, हमारे चीफ जनरल आसिम मुनीर जब तक नहीं अनाउंस करेंगे, मैं नहीं मानती। आई एम वेटिंग फॉर हिज अनाउंसमेंट।
जी हाँ, देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और देखें कि हमारे टर्म्स एंड कंडीशन पे बात हुई जब पहली दफा मार्क रूबियो ने, जिस तरह अभी बात की गई, उन्होंने कहा कि सेट ऑफ जो डिस्कशंस होंगी, ब्रॉड सेट ऑफ आइडियाज होंगी, ऐसे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा गजनफर न्यूट्रल साहब, कंट्री, इसका मतलब है बायलैटरल से निकल के हम अब तीसरे फरीक पे आ गए हैं। बिल्कुल तो इसका मतलब है हमारी कामयाबी है। अब पॉइंट्स जो डिस्कस होंगे, सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी की बात होगी, यूनिलैटरली वो कर नहीं सकते हैं, एक दैट इज वन थिंग। जम्मू एंड कश्मीर इज द कोर इश्यू बिटवीन द टू स्टेट्स, तो वो मानने वाली बात है। रिवर्स करे 370 को, 35A को, फिर उस पे आगे बातचीत चलेगी। सीज फायर की बात हो गई है। और टेररिज्म जो इंडिया पाकिस्तान में करवा रहा है थ्रू ब्रास और फितना और खारिश, उस पे वो कंडेमनेशन इसकी होनी चाहिए इंटरनेशनली। और दे शुड, इंटरनेशनल कम्युनिटी शुड होल्ड इंडिया अकाउंटेबल फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज, नॉट ओनली इनसाइड पाकिस्तान बट इंटरनेशनली। तो सर अभी मतलब एक आम शख्स के लिए इसका थोड़ा मतलब समझाएं कि सीज फायर इस वक्त मीन्स व्हाट, कि क्या नहीं होगा और उसके बाद फिर बातचीत शुरू होगी, वो और सीज फायर का मतलब क्या है? देखिए नादिर, सीज फायर का मतलब है दी सीजेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, मतलब कोई फायर शायद नहीं होगा, इसका ये मतलब है। और अगर कि जो जहां पे अगर इन्होंने की, इंडियंस ने आज फिर रात को फायरिंग की, तो फिर जवाब मिलेगा। ठीक है, फिर तो जवाब मिलेगा। इसका ये मतलब नहीं कि वो सीज फायर हुआ तो आप कुछ नहीं कहेंगे, आप उसका भरपूर जवाब ने भी कह दिया है वाज़ेह तौर पर, मतलब कि अगर होगा तो जवाब मिलेगा। बिल्कुल, तो वी स्टिल नीड टू बी अलर्ट। आप कहेंगे क्या मतलब, हमें आप समझते हैं हमें भी अलर्ट रहना चाहिए? वी आर अलर्ट एंड वी विल बी अलर्ट। मैं गजनफर साहब की तरफ जाना चाहूंगा। मसूद साहब, मुझे प्लीज कथा कलामी की माजरत। गजनफर साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगा। अब 12 मई को डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं भारत के और पाकिस्तान के, वो दोनों जो हैं वो आमने सामने होंगे। अब जाहिर है कि जब ये दोनों आमने सामने आएंगे तो मुख्तलिफ मामलात पर बात होगी। हमारे पास जो इस वक्त हमारे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं कि भारत जो है वो टेररिज्म करवा रहा होता है, भारत जो है उसने सिंतास माहिदा भी एकतरफा तौर पर ख़त्म कर दिया, भारत ने इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम पेश कर सकते हैं, अभिनंदन, और उसके अलावा जो उनका जो जासूस जो था हमारे पास कुलभूषण यादव, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या बायस जो है उनकी तरफ, अमेरिका का एक बायस है इंडिया की तरफ, वो खत्म हो सकता है? देखिए, अमेरिका ने भी एक चीज स्टडी की है। इस वक्त जो आपने पूरे जो सिनेरियो गुजरा है और जो ये हालात गुजरे हैं, इसमें पाकिस्तान ने जब रिस्पॉन्ड किया है तो उसके अंदर, उसके रिस्पॉन्स में आपको 3 चीजें एक नुक्ते के ऊपर नजर आती है, ये ध्यान में रखिएगा। और ये पूरी दुनिया के जो मिलिट्री एनालिस्ट हैं या पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जो समझ रखते हैं, वो इस चीज पे गौर कर रहे होंगे और देख रहे होंगे कि पाकिस्तान ने सबसे पहले जो है स्ट्रेटेजिक वैल्यू के जो टारगेट्स थे, वो स्ट्रेटजी के तौर पे जो इंडिया इस्तेमाल करता था अपने एडवांटेज में, जिसमें तमाम एयर बेसिस थे। अभी जो आदमपुर एयर बेस है, उसके अंदर वो इंडिया का दूसरा बड़ा एयर बेस है। उसका पहला एयर बेस बड़ा जब वो गाजियाबाद में है, वेस्टर्न कमांड के अंदर। और आदमपुर एयर बेस के ऊपर जो उनके अंदर अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी है ना, और हैंगर्स है, वो एशिया में सबसे बड़े। और उधमपुर एयरफील्ड वो है जहां उन्होंने वो मिग तैयारे रखे हुए हैं जो न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकते हैं। और उधमपुर एयरफील्ड के पीछे वहां से कोई 2-2.5 किलोमीटर के ऊपर ब्रह्मोस की स्टोरेज साइट है। एक नगरोटा में थी और एक नगरोटा को भी हमने हिट किया और हमने उधमपुर एयर बेस को भी हिट किया। तो उसके बाद आप आ जाइए सूरतगढ़ पे, आ जाइए सिरसा पे, आ जाइए आप बाकी जितने भटिंडा पे आ जाइए। तो हमने वो जो स्ट्रेटेजिक वैल्यू के टारगेट थे, हमने वो हिट किए। इसके अंदर एक चीज और आपको पॉइंट आउट करूंगा जो आप जरा सोचिएगा, वो ये है कि पाकिस्तान ने कहा था कि जो इंडस वाटर ट्रीटी की एब्रोगेशन या कैंसलेशन है, दैट अकाउंट्स टू एन एक्ट ऑफ वॉर। अब एक्ट ऑफ वॉर का मतलब ये था, वॉर तो उन्होंने कर दी। जब पाकिस्तान ने ब्रह्मस की स्टोरेज साइट को किया, तो याद रखिएगा ब्रह्मस जो नाम उन्होंने मिसाइल का रखा है, वो ब्रह्मपुत्रा रिवर से इन्फ्लुएंस करके लिखा है जो इंडिया में आता है। तो यानी पानी की रेलेवेंस हमने ब्रह्मोस के साथ भी लिंक करके रख दी स्टोरेज के, वो उनके मिसाइल के अलावा। 800 किलोमीटर की स्पीड से ये मिसाइल जाता है और बड़ा इफेक्टिव मिसाइल है। आज हमने उसको नलीफाई भी किया है बहुत सारी जगहों पे, बहुत जैकबाबाद एयरबेस पे और उसके।
तो एक तो हमने ये स्ट्रेटेजिक वैल्यू के टारगेट, फिर हमने टैक्टिकल वैल्यू के टारगेट्स दिए, जिसमें उड़ी के अंदर जो सप्लाई बेस है वो आया। उसके बाद हमने उनकी पोस्टों को हिट किया, यहाँ पे टैक्टिकल जो है इन्फ्लुएंसेस होते थे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, फायर होता था, ट्रुप्स क्रॉस करते थे, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का एक दफा ड्रामा रचाया था। उसके बाद जो एक बहुत बड़ी बात हुई जो मैं हमेशा पॉइंट आउट करता रहा हूं और उसके ऊपर हमने काम भी बड़ा किया था किसी जमाने में, वो था राजौरी के अंदर जो रॉ का दहशत गर्दों को ट्रेन करने का ट्रेनिंग सेंटर है। उस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर आपको पता आ जा रहा था कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का नाम जो सुपरवाइज कर रहा था। मैंने कहा था कि जो अपना जो वहां पे पहलगाम में जो दहशतगर्दी हुई है उसके दहशतगर्द जो हैं वो इस राजौरी ट्रेनिंग सेंटर से गए। वो जो यहाँ पे ट्रेंड हुए थे, जब उन्होंने वाकया किया फिर पहलगाम की वहां पे इंसिडेंट हुआ है, वहां से 2 किलोमीटर के ऊपर बीएसएफ का एक कैंप है, वो वहां से जाके बीएसएफ के कैंप के अंदर चले गए थे। इसीलिए वो किश्तवाड़ के जंगल के अंदर उनको ढूंढते रहे, वो नहीं कोई मिला ही नहीं। बिल्कुल। दूसरा जो रॉ का ट्रेनिंग सेंटर 2 और है वो गुजरात और काठियावाड़ में है, और ये राजौरी का जो ट्रेनिंग सेंटर है इसके अंदर बीएलए, बीएनए और बीएस जितने लोग हैं ये सारे दहशतगर्द ट्रेनिंग लेते थे आधे से ज्यादा। तो पाकिस्तान ने वो इंटेलिजेंस वैल्यू का टारगेट हिट किया। अब हमने स्ट्रेटेजी को, टैक्टिक्स को और इंटेलिजेंस को एक ही पॉइंट पे मरकूज कर दिया। तो दुनिया को ये पता है कि पाकिस्तान अपने दुश्मन को स्ट्रेटेजिकली भी हिट कर सकता है। अच्छी तरह हम रीड कर चुके हैं उसे। बिल्कुल। और देखिए कि आप कहीं भी सिविलियन एरिया को टच नहीं किया हमारी फोर्सेस ने, किसी स्कूल को, किसी हॉस्पिटल को, कहीं भी जहां कोई सिविलियन मौजूद हो उसको टारगेट नहीं किया। ऐसे और भारत ने वॉर क्राइम्स किए। जंग अगर आपने लड़नी है तो ये तरीका है, विद ग्रेस, विद क्लास, विद प्रिंसिपल्स। बिल्कुल मसूद साहब, ये तो मजिया हमारा मजहब हमें पढ़ाता है ना। हमारा मजहब हमें ये पढ़ाता है कि आपने सिविलियंस को, और यूएनओ के रेजोल्यूशन को हमने अडॉप्ट किया, यूएन का आर्टिकल 51 हमने अडॉप्ट किया, उसके तहत हमने रिटेलिएट किया। तो हमने तो तमाम लीगल बाइंडिंग सामने रखते हुए, बिल्कुल जेनेवा कन्वेंशन के तहत हमने किया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मसूद साहब मुझे ये बताइएगा आगे की ये इससे एक देखें, यानी अगर इस पर थोड़ा सा तवज्जो दी जाए कि खित्ते में थोड़ा सा बैलेंसिंग एक्ट भी हम देख रहे हैं, या पूरी दुनिया में बैलेंसिंग एक्ट। पहले तो ये था ना कि अमेरिका डिक्टेट कर देता था और मतलब ऐसे इल्जामात लगा के दीगर मुल्कों पे वो इन्फिल्ट्रेट भी उसने किया, सॉवरेनिटी को भी नुकसान पहुंचा, इराक की सूरत हाल सामने। लेकिन अब हमारे खित्ते की अगर हम बात करें, हमारी लोकेशन ऐसी है कि चाइना हमारा नेबर है, देरीना दोस्त है, तो इस बार थोड़ा सा लगा कि बैलेंसिंग पावर भी कुछ नजर आई, जिसकी वजह से बैकफुट पर यूएस भी नजर आया हमें। क्या कहेंगे आप इस पर? इंडिया आइसोलेट हो गया इस रीजन में। जी बिल्कुल। देखिए पाकिस्तान की इंटरनेशनल रेलेवेंस बढ़ गई है। आप देखें कि इन्होंने बड़ी कोशिश की आईएमएफ से आपको लोन रुकवाने की, आईएमएफ ने इसके बाद को एग्री नहीं किया। डिप्लोमेटिकली देखें कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने आपका नैरेटिव जो था उन्होंने आपको माना, उसको बाई किया। इंडिया का नैरेटिव उस पर नहीं चला तो पाकिस्तान की उस हिसाब से इंपॉर्टेंस बन गई, और पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपना केस वहां पे प्रेजेंट किया और जिस तरह यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी लेके गए और रेलेवेंट चीजों जो कंट्रीज थे उनके सामने भी हमने किया, तो पाकिस्तान हैज नाउ बिकम एन इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल प्लेयर, नॉट ओनली इन साउथ एशिया, इन मिडिल ईस्ट एंड आल्सो इन एशिया, जो पाकिस्तान की एक इम्पोर्टेंस बन गई। और वी डेमोन्स्ट्रेटेड आवर पावर और कैपेबिलिटीज। अब दुनिया मान गई। देखिए जिस तरह आप लोग कह रहे थे पहले कोई क्या थे आपस में सेटल कर लेंगे, जब हमने वो पावर शो की तो उनको एहसास हुआ भाई ये तो मजाक नहीं है, ये कोई डूइंग सम सीरियस बिजनेस। और फिर इसके बाद कहते हैं कि इंडिया दौड़ा हर एक के पीछे फिर रहा था, इनको रोको। तो लेकिन वो हमारा मुंह की खाने के बाद भारत जो है वो मुज़ाकरात की मेज पर आया ना। हमें मसल दिखाना चाहिए था, मसल दिखाओगे तो ही दुनिया मानेगी, और ये इस मर्तबा पाकिस्तान ने किया है। एक छोटा सा हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम आपके पास आएंगे। आपने आईएमएफ की बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट। आईएमएफ ने $1 बिलियन का जो है वो ग्रांट वो जो है अप्रूव कर दिया जो इसकी ट्रांच थी। और इंडियन मीडिया में देख रहा था वो पागल थे इस चीज पर। उन्होंने कोशिश तो पूरी की कि आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान को ये $1 बिलियन ना दे। एक इंडियन चैनल, मुझे नाम नहीं याद है उसका, वो कहता है जी आईएमएफ जो है इट शुड बी नेम्ड इंटरनेशनल मुजाहिदीन फंड। इस कदर मजाक और इस कदर बकवास वो कर रहे होते हैं क्योंकि उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। 365 न्यूज पर आप ये कवरेज देख रहे हैं
और जब हम कुछ देर पहले की बात है, 2 घंटे पहले की बात है कि हम भारत के एग्रेशन की बात कर रहे थे और इस बारे में बड़ी डिस्कशन हुई कि क्या अब कोई मीडिएट कराएगा या फिर डी एस्केलेट होगा मामला। और इसी अवस्था में डोनाल्ड ट्रंप की एक ट्वीट आ गई और उसके बाद कंफर्मेशन भी आ गई पाकिस्तान के नायब वजीर आजम वजीर खारजा इसहाक डार की तरफ से, और उन्होंने कह दिया कि भाई अब हम ये सीज फायर की तरफ तो बढ़ गए, लेकिन सीज फायर के बाद क्या, यानी सीज फायर के बाद सूरत हाल क्या बनेगी, क्योंकि भारत तो देरीना दुश्मन है, हमारा नेबर तो है लेकिन देरीना दुश्मन है। वो कभी भी घात लगाएगा, वो फिर कोशिश करेगा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश करेगा। और मोदी इस वक्त इतना डेस्परेट है, अवैस और नादिया, हम सब जानते हैं, हम भी कवरेज कर रहे हैं, इतना वो डेस्परेट है कि वो अपनी पॉपुलैरिटी इस तरीके से डाउन नहीं, कुछ ना कुछ मिस एडवेंचर करने की प्लानिंग वो जरूर करेगा। इलेक्शन तो वो हारा और मुझे तो लग रहा है शायद सूटकेस अपना बना रहा हो भागने के लिए, लेकिन वो खसलत अपने जो है ना, लोग वो मारेंगे, तब्दील नहीं होती है। खसलत जैसे तो मैं वैसे ही है कहती ना। हूँ हिस्ट्री में दुनिया में कोई इतना जलील नहीं हुआ जितना मोदी हुआ है, और अपने लोगों से। अच्छा, लेकिन Incredible. हो क्या रहा है कि आप जब आग लगाते हैं ना, तो वो आग लगती है और आप कहते हैं देखो किसी और ने ये आग लगाई है, किसी और ने ये आग लगाई है, लेकिन आप उसमें खुद जलते हैं। और बेसिकली मोदी के साथ यही हो रहा है कि वो एक आग लगा रहा है और कह रहा है कि देखो जी पाकिस्तान हमारे मुल्क में आग लगाता है, खुद लगाई होती है उसने आग, अब वो उसमें खुद जल रहा है, उसकी कौम जल रही है। और अब मोदी पर आपको एक और खबर दे दूं, अब मोदी पर जो है वो इल्जामात कांग्रेस की तरफ से ये लगना शुरू हो गए हैं कि जो राफेल तैयारे जो उन्होंने फ्रांस से लिए थे, उसके अंदर एक बहुत बड़ा कमीशन और एक बहुत बड़ा किकबैक, ये मामला पहले भी उठा था और अब दोबारा से ये आवाजें कांग्रेस की तरफ से उठना शुरू हो गई हैं, तो ये मामला भी आगे जाएगा। अब तो कांग्रेस बिल्कुल रहने नहीं देगी, क्योंकि हम इससे पहले भी डिबेट देख रहे थे कि कांग्रेस बहुत ज्यादा मतलब लफ्जी गोलाबारी तो जारी थी और वो कह रहे थे कि ये किस तरफ धकेल रहा है। अच्छा, ये जो एक वैसे याद है आपको, बल्कि कल ही एक खत आया चीफ जस्टिस इलाहाबाद की तरफ से, और उस खत में जिस तरीके से कहा गया कि मोदी ने तो कॉन्स्टिट्यूशन का भारत के बुरा हाल कर दिया है और तमाम इंसानी हुकूक, बुनियादी इंसानी हुकूक तहत कर दिए हैं, तौबाला कर दिया है, जो जैसे ग्रो कर रहा था इंडिया वो सबको बर्बाद कर दिया। अच्छा, हमारे साथ गेस्ट भी है, गजनफर अली साहब हमारे साथ और मसूद खान साहब हमारे साथ है। गजनफर साहब, मैं मसूद साहब से एक सवाल पूछना था, बड़ी देर से पता यहाँ है सर। मैंने आपसे एक बात पूछनी थी कि हम सुन रहे थे कि जी पाकिस्तान का साइबर अटैक इंडिया की उनके ऑर्गेनाइजेशंस में, वेबसाइट्स, ये वो इतना कमाल। हालांकि अगर देखा जाए कि दुनिया के जी आईटी के लीडर्स हैं इंडियंस, बिल्कुल, और हमने साइबर अटैक एक के बाद एक हमारे एथिकल हैकर्स ने इतना कमाल काम किया। कहाँ थे ये लड़के, ये बच्चे, ये कहाँ छुपे हुए थे? दिस इज अमेजिंग। ये देखें, नादिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देयर आर 6 डोमेन्स ऑफ वारफेयर, लैंड है, सी है, एयर है, साइबर है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है, और इसके बाद ये स्पेस वारफेयर है। और उसमें पाकिस्तान ने स्पेस को निकाल के बाकी 5 वारफेयर जो डोमेन्स है, हमने अपनी सुपीरियरिटी एस्टेब्लिश कर दी कि हम कहां से कहां देखें। कि जब आपके ड्रोन्स पहुंच गए दिल्ली और गुजरात, जब आपने साइबर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर करके आपने उनके कम्युनिकेशन, जहाज का सिस्टम, रेलवे का सिस्टम, बिजली का सिस्टम, उनके सैटेलाइट्स को पैरालाइज कर दिया, तो वो आज से 2-3 साल पहले की बात है। मैं परवीन सानी को फॉलो करता रहता हूं, तो उन्होंने उस वक्त वार्निंग दी थी। पाकिस्तान के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की कैपेबिलिटी आई है, उनके एयरफोर्स के पास भी है, उनके आर्मी के पास भी है, और इंडिया को हैज टू बी केयरफुल। ये क्या होता है ये इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रम, क्या मतलब इसका? ये मतलब ये है कि देखें, ये जो नेटवर्क्स है, कम्युनिकेशन है, ऑनलाइन सिस्टम है, जिसमें आप जो है, यही हैकिंग जो होती है, आप इंटरफेयर करते हैं, यू कंट्रोल द सिस्टम। जिस तरह वो बताते हैं 2020 में चाइना ने मुंबई में तमाम बिजली ऑफ कर दी थी, उनके ग्रिड स्टेशन को कंट्रोल कर लिया था भाई, है कि उसमें इंटरफेयर कर गए थे। सही साइबर अटैक इस तरह कर दिया तो उसके अंदर घुस गए थे, जिस तरह हमने ये करके हमने उनकी डार्क वेबसाइट पे डाल दी है। अच्छा, अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और वो ये कि जो सीज फायर है उसकी मुकम्मल तौर पर जो तफसील है वो सामने आ गई है कि ये सीज फायर हुआ किस तरीके से और क्यों भारत जो है वो सीज फायर मानने पर जो है वो तैयार हुआ है। अमेरिकी सहाफी है निक रॉबर्टसन, और निक रॉबर्टसन जो है उन्होंने CNN को एक इंटरव्यू दिया है, उसके अंदर उन्होंने अभी ये बात जो है वो बताई है। उन्होंने ये कहा कि कई दिन से दुनिया के कई ममालिक की तरफ से ये कोशिश जारी थी कि भारत
को समझाया जाए और सीज फायर करवाया जाए, लेकिन भारत नहीं मान रहा था। और पाकिस्तान चूंकि रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहा था, उस वक्त पाकिस्तान कुछ कर नहीं रहा था, पाकिस्तान ने कोई अटैक उस वक्त नहीं किया था, तो इसीलिए भारत के अंदर एक ये मामला था कि नहीं जी, हम तो बदमाश हैं और हम तो सीज फायर नहीं करेंगे। लेकिन जब पाकिस्तानी जो मिसाइल्स थे जब वो भारत पर बरसना शुरू हुए हैं, उस वक्त भारत के होश ठिकाने आए और फिर उसके बाद जो है वो भारत अमेरिका के पास गया है और अमेरिका ने फिर सऊदी अरेबिया और तुर्की से राब्ता किया और फिर इन 3 ममालिक की मुशावरत से ये जो पाकिस्तान के पास आए कि जी खुदा का वास्ता है इसको बंद कर दो, और फिर जो है वो ये सीज फायर का मामला जो है वो तय पाया है। तो बेसिकली पाकिस्तानी जो मिसाइल्स की जो बारिश हुई है भारत पर, उसके बाद होश ठिकाने आए हैं भारत। दिस इज फ्रॉम निक रॉबर्टसन, ये लेटेस्ट है जी। बिल्कुल जी मसूद साहब, देखिए ये तो बात है ना कि अगर एग्रेशन किया जा रहा है तो ज़ाहिर एक मौके पर आपको उसका जवाब देना है। रेस्टोरेंट का मुजाहरा तो आपने करना है, लेकिन जवाब के बगैर, क्योंकि जो सिफारतकार हमसे बात करते हैं वो कहते हैं इस तरह दुनिया नहीं चल रही है। जो आप समझ रहे हैं ना कि यूएन के बड़े इदारे, ह्यूमन राइट्स के इदारे काम सब बड़ा मानते हैं, उनको ऐसा कुछ नहीं होता। अब ये कानून ये है कि पावर जो है ना वो स्पीक्स, पावर बोलती है। एग्जैक्टली आप देख लें, हमारे सामने मिसाल है गजा की सूरत हाल। आप देख लें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के डिसीजन इम्प्लीमेंट नहीं हुए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट के डिसीजन इम्प्लीमेंट नहीं हुए। तो देखें, माइट इज राइट वाली बात थी। अगर आप मजबूत है, अब देखें कि वो पाकिस्तान को समझ रहे थे पैलेस्टाइन है और इंडिया इंड्राइन बना हुआ था। मेरे ख्याल में कि वो कंसेप्ट, वो सोच जो थी उसको शिकस्त दी गई और पाकिस्तान ना सोमालिया है, ना सूडान है, न यमन है, ना इराक है, ना सीरिया है। पाकिस्तान एक कन्वेंशनल फोर्स है, एक एटॉमिक पावर है, एक मिसाइल फोर्स है। वी डेमोन्स्ट्रेटेड दिस पावर और हमने यहाँ कह दिया था कि वी कैन गो टू एनी एक्सटेंट, फुल स्पेक्ट्रम के जा सकते हैं अगर हमारी एग्जिस्टेंस को थ्रेट किया जाए। सो वी डिड, और हमने उसको फिजिकली करके दिखाया और वो रिजॉल्व है। देखें कि ये रिजॉल्व लीडरशिप में होती है, वरना जिस तरह देखें पीछे आज ये आर्मी जो है ना, ये आज से 5 साल वाली भी नहीं है, उससे बड़ी डिफरेंट है। आज से 20 साल 50 साल बहुत डिफरेंट आर्मी है। और फौज में हम कहते हैं इट इज द लीडरशिप जो काउंट करती है, जो लीड करता है फ्रॉम द फ्रंट, चाहे वो प्लेटून कमांडर है या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। लोग हमेशा अपने कमांडर की तरफ देखते हैं, उसको डिसीजन को देखते हैं, उसको ओबे करते हैं। ये तमाम तीनों सर्विसेज में ये चीजें चलती हैं। तो मेरे ख्याल में इसी तरह हुआ है और जो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप थी और कौम जो साथ थी ना, जिस तरीके से अभी देखें कि नूर खान में कौम का साथ होना बड़ा अहम होता है सर। बिल्कुल कौम का साथ होना बड़ा अहम होता है। अच्छा, मैं गजनफर साहब की तरफ भी जाना चाहूंगा। गजनफर साहब, अभी बात हुई कि जी इजराइल और भारत जो है उनका एक गठजोड़ है और जो ड्रोन हमले भी पाकिस्तान पर उन्होंने करने की कोशिश की वो भी इजरायली ड्रोन थे और इजराइल और भारत जो है वो मिलकर ये अपनी टेक्नोलॉजी और उनकी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। अब मुझे ये बताइए कि जाहिर है ये दोनों अब जब हारे हैं, क्योंकि भारत की हार जो है वो एक तरीके से इजराइल की भी हार है, तो ये जो दोनों हारे हैं, तो ये दोनों शातिर दिमाग आप दोबारा बैठकर क्या सोच रहे होंगे पाकिस्तान के बारे में और क्या हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, हम सब ने नरेंद्र मोदी को और उसके गैंग ऑफ 4 को कंडेम किया और करना चाहिए, लेकिन मैं उसका आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम आल्सो एंड आर्मी इज आल्सो थैंकफुल टू हिम। वो इसलिए कि हमने जो मिसाइल्स बनाए थे, जो हमने JF-17 थंडर बनाया था, जो हमने J-10 बनाया था, वो हमने रेंजेस के ऊपर तो टेस्ट कर लिए थे मिसाइल्स कि जी ये 30,000 किलोमीटर तक जा सकता है, ये 1,000 किलोमीटर तक जा, लेकिन हमने उसकी प्रैक्टिकल लाइव टेस्टिंग नहीं की थी। लाइव टेस्टिंग उस वक्त होती है जब आप कॉम्बैट में होते हैं। तो साफ जाहिर है पाकिस्तान तो वो कॉम्बैट शुरू नहीं कर सकता था, ना वो वॉर शुरू कर सकता था। अब नरेंद्र मोदी ने अपनी अहमखाना हरकतों से हमें ये चांस प्रोवाइड किया, तो आई एम ग्रेटफुल टू हिम यार, कि तुमने हमें चांस दिया कि हमने फतेह को टच किया, फतेह 1 को टच। अगर आप हमें और चांस देंगे तो हम फतेह 2 को भी टच कर लेंगे, शाहीन को भी टच कर लेंगे, गजनवी को भी टच कर लेंगे, अब्दाली को भी टच कर लेंगे। तो पाकिस्तानी कौम जो है ना वो ग्रेटफुल है इंडियन स्टूपिड लीडरशिप की, जिसकी वजह से हमें ये चांस मिला कि हमने अपने एसेट्स को टच किया। दूसरी चीज जो आपने बताई इजराइल के बारे में और इंडिया, देखिए दुनिया में एक नेक्सस चल रहा है, याद रखिएगा। वो नेक्सस है ज़ियोनिज्म का और उसके अंदर है हाई ग्रेड क्रिश्चियन, जिनको आप न्योकॉन्स कहते हैं। न्योकॉन्स और ज़ियोनिज्म का जो नेक्सस है, इसकी रिफ्लेक्शन आपको गजा में नजर आती है, जहां पे उन्होंने 90,000 के करीब 1 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसलिए कि जो हाई ग्रेड क्रिश्चियंस हैं
वो अमेरिका के पॉलिसी साज इदारों में ज़ियोनिस्ट जो लॉबी है, और ज़ियोनिज्म का मतलब है दहशतगर्दी। जो हाई ग्रेड ज़ियोनिस्ट हैं वो ये कहते हैं टू टॉक अगेंस्ट इजराइल इज टू टॉक अगेंस्ट गॉड। सो वो उस चीज को लेके चलते हैं, और वहां पे नियोकॉन्स का और ज़ियोनिज्म का एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेक्सस जो दुनिया को तबाह कर रहा है। अब उसके अंदर एक और चीज आ गई, वो है हिंदुत्व और मुद्दत्व। अब ये हिंदुत्व और मुद्दत्व जो है ये मिल गया ज़ियोनिज्म के साथ और नियोकॉन्स के साथ। तो ये तीनों चीजें जो हैं ये रिफ्लेक्ट कर रही हैं अब आपके सब कॉन्टिनेंट में, और रिफ्लेक्ट कर रही है पाकिस्तान और इंडिया की रिलेशनशिप पे। क्योंकि जब उन्होंने ये ड्रोन्स फायर किए तो वो इजरायली ड्रोन्स थे। उससे पहले जो उन्होंने मिसाइल्स फायर किए वो भी स्पाइक्स थे जो इजरायली मिसाइल थे, और लोग कह रहे हैं कि इजराइल ने इंडिया को बेचे हैं। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ये बेचे नहीं है, ये उन्होंने डोनेट किए हैं हम इंडिया। और मैंने जिस वजह ये शुरू हुई थी तो हमने ये इंटरसेप्ट किया था कि इजराइल का एक मुसैद का और इजराइल आर्मी का एक मेजर जनरल की लीडर क़यादत में एक वफ्द है जो नदरन कमांड के अंदर बैठा हुआ था, जनरल ऑफिसर कमांडिंग नदरन कमांड के साथ ये सारी चीजों को कंबाइन कर रहा था। और तो सर ये जो इजराइल और इंडिया की जो कोलैबोरेशन है मिसाइल्स के हवाले से, इसके हवाले से भी मैं अपने नाजरीन को बताऊं कि ये जो मिसाइल्स हैं ये भारत में बनते भी हैं, और भारत का जो अडानी ग्रुप है और इजराइल का जो एल्बिट ग्रुप है, ये दोनों की कोलैबोरेशन है। हैदराबाद में इनका ये प्लांट है या फैक्ट्री है, हैदराबाद में इंडिया में, और ग्वालियर में इनकी एक और असला बनाने की फैक्ट्री है। ये दोनों कंपनी इजरायली और भारतीय मिलकर जो है वो बना रहे हैं। नेक्स्ट टाइम फिर अगर करते हैं कुछ तो आदाब बिल्कुल, ये आदाब होने चाहिए। एग्जैक्टली मसूद सर, ये एक सवाल है आपसे, जहां से शुरू हुई थी ये बात पहलगाम से, दिस विक्ट्री एंड एंटायर सॉरी ये ड्रोन्स के ऊपर जो आपको मार्किंग और जो सीरियल नंबर नजर आया है ना, जो ड्रोन पाकिस्तान ने नलिफाई किए हैं, ये सारे के सारे वो ड्रोन्स हैं जो इजराइल के अंदर मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं। क्योंकि जो ग्वालियर की फैक्ट्री आप बता रहे हैं ना, वो ग्वालियर की फैक्ट्री बड़े अरसे से बंद हुई है बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजन। तो इंडिया जो है वो इन ड्रोन्स की शॉर्टेज फील कर रहा था। तो ये आपको याद है, आपकी नजर से गुजरा होगा कि कोई दो हफ्ते पहले इजराइल के 2 जहाज है जिन्होंने आके श्रीनगर एयरफील्ड पे लैंड किया और उधमपुर एयरफील्ड पे लैंड किया, और उससे म्यूनिशन, क्योंकि आजकल तो सैटेलाइट के जरिए हर ट्रैकिंग हो जाती है। बिल्कुल, एक है डिफेंस सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिपेंडेंट खबरें देता है दुनिया की डिफेंसेस के सिस्टम की। उन्होंने एक ग्लोबल डिफेंस के अंदर ये चीज रिपोर्ट हुई थी कि इजराइल जो है इंडिया को ड्रोन्स और मिसाइल सप्लाई कर रहा है। अब उसका क्या मकसद था? मकसद आपको सामने, लेकिन बात सिर्फ इतनी कहना चाहूंगा, जिसने ये कमेंट किया है ना, मैं उसको 100% मार्क्स देता हूं। उन्हें कहा रफेल तैयारे से अच्छा तो हमारा वड़ाई तैयारा है जो मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है। मतलब ये तो इससे तो सर फिर ये बात भी वाजे होती है ना कि यूएस की तरफ से भी पूरा मौका दिया गया उनको, यानी जब पहले 2-3 दिन पहले पूरा मौका दिया गया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान ने बड़ा इंटेलिजेंट एक मौके को इस्तेमाल किया। मैं कल ये बात नहीं कह रहा था, परसों भी मैंने ये बात नहीं कही, लेकिन ये मेरा ये बिलीफ था कि जिस वक्त IMF का लोन सैंक्शन हो गया उसके बाद पाकिस्तान जो है कार्रवाई करेगा। ब्रिगेडियर साहब, ये प्लीज बताइएगा कि मैं पूछना चाहती थी कि पहलगाम से बात शुरू हुई, तो व्हाट डज दिस वॉर, दिस विक्ट्री फॉर पाकिस्तान मींस फॉर द पीपल ऑफ इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर? जी मसूद साहब। मेरे ख्याल में देखें कि जिस तरीके से वहां पे लोगों में एक हमने रिजॉल्व देखा, आपने देखा होगा जिस तरीके से अब इसके बाद ही वहां पे जो बैकलैश आया, वहां पे घरों को उन्होंने मसमार करना शुरू कर दिया था, थाउजेंड्स दे वर अरेस्टेड। इसके बावजूद वो मेन स्ट्रीम मीडिया में आके अपोज कर रहे थे इंडिया को, और वो बता रहे थे 1 मिलियन फौज यहाँ पे लगी हुई है। तो उसमें ये है कि जो रिजॉल्व में तेजी आएगी अभी इसमें, और ये देखें कि पहले जो जद्दोजहद थी, जो स्ट्रगल थी, जो मेनली वैली में थी, अभी हमने देखा है रिसेंटली उसके डेवलपमेंट साउथ ऑफ पीर पंजल रेंज, ये जो इलाके जहां आज हमारे स्ट्राइक्स गए हैं, राजौरी में, पुंछ में, रामबन में, जम्मू में, कठुआ में, इधर भी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है गुजर और बकरवाल है, इन पॉपुलेशन को वो समझते थे ये डोसाइल हैं, काम है, कूल है। पहली बार हमने उनकी आवाज सुनी। जी हाँ, उनका जो रिएक्शन आया है इस दफा वहां पे खास तौर पे पुंछ और राजौरी में, सरनकोट के एरिया में, जिस तरीके से दे हैव टेकन अप जो अपने स्ट्रगल है अगेंस्ट द सिक्योरिटी फोर्सेस, वो मेरा ख्याल में रिमार्केबल है।
और अब ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर न सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर बल्कि इंडियन पंजाब में आप देखेंगे कि जो वहां से लोग बिल्कुल खड़े होंगे। अमृतपाल सिंह को पकड़ के उन्होंने आसाम में बंद किया हुआ कोई खौफ से वारिस पंजाब बड़ा अनरेस्ट होने वाला है आपसे। बिल्कुल, और ये आइडियल टाइम है कि जो सिख कम्युनिटी है वो अपने हक के लिए लड़ें और आजाद हो जाएं। बिल्कुल दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि इंडिया इस वक्त बिल्कुल एक्सपोज हुआ है, इट्स एट इट्स वीकेस्ट। ले लो अपना हक, छीन लो अपना हक। हमें अब रैप अप करना है। बिल्कुल मैं रैप अप करने से पहले जो है वो सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि देखें ये जो ऑपरेशन था बुनियानुम मरसूस, ये बुनियानुम मरसूस जो है ये जिस आयत से ये लिया गया है लफ्ज, उस आयत का तर्जुमा पढ़ ले सिर्फ और आपको पता लग जाएगा कि ये कहता क्या है। ये आयत का तर्जुमा जो है ना, ये मैं आपको बताता हूं। बिल्कुल बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आयत का तर्जुमा ये है कि हकीकत ये है कि अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उसके रास्ते में इस तरह सफ बनाकर लड़ते हैं कि जैसे वो सीसा पिलाई हुई इमारत दीवार। ठीक है जी, आगे दो आयतें छोड़कर अगर हम जाए ना तो अगली जो आयत है जिसमें बड़ा अहम मैसेज है वो जरा आप सुन लीजिए और उसके बाद फिर आपका फोरम है ये। उसमें अल्लाह कहता है कि और उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे जबकि उसे इस्लाम की तरफ बुलाया जा रहा हो, और अल्लाह ऐसे जालिम लोगों को हिदायत नहीं पहुंचाता। ये लोग चाहते हैं कि अपने मुंह से अल्लाह के नूर को बुझा दें, हालांकि अल्लाह अपने नूर की तकमील करके रहेगा, चाहे काफिरों को ये बात कितनी ही बुरी क्यों ना लगे। वो ही है कि जिसने अपने रसूल को हिदायत और सच्चाई का दीन देकर भेजा है ताकि वो उसे तमाम दूसरे दीनों पर गालिब कर दे, चाहे मुशरिक लोगों को ये बात कितनी बुरी लगे। तो ये दीन गालिब रहने और के आप लिए देखिए ही है। नूर की आपने बात की ना, नूर का काम है मुर्दों को जला देना जैसे भारत में हुआ है, और जिंदों को जिला देना। बिल्कुल, जिंदा जो है वो उनको जिला देता है नूर, और मुर्दों को जला देता है। तो ये बड़ी बात है। अच्छा मसूद साहब, हम फाइनल आपसे कमेंट लेंगे, हम रैप अप भी करना है, हमने शो का एंड भी करना है। अब यहां से सूरत हाल कहां जाती है आप देख रहे हैं, और क्या आप फोर्सी क्या कर रहे हैं ये बताइए। जी अभी बातचीत है और हम अपनी पैरिटी पे अभी बातचीत करेंगे, एक फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से अभी बातचीत होगी। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी में जियो पॉलिटिक्स में मैंने कहा चेंज आ गई है, आपकी रेलेवेंस बढ़ गई है। और देखें जब अमेरिकन जब कह रहे हैं कि जी अभी एजेंडा वगैरह जो ब्रॉड होगा और एक न्यूट्रल कंट्री में होगा, इसका मतलब है पॉलिटिकली भी आपने डिप्लोमेटिकली भी अपनी बात न मनवा ली है, तो मिलिटरीली तो भी मनवा ली और पॉलिटिकली भी मनवा ली, तो वो भी पाकिस्तान की वो है। और अभी आप देखेंगे कि मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान के पीछे कैसे खड़े होते हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान के पीछे कैसी खड़ी होती है, क्योंकि वी हैव डेमोंस्ट्रेटेड आवर पावर। आपका लास्ट कमेंट। जी मसूद साहब, एक बड़ी सेइंग है जिसमें मैंने पहले अर्ज किया था कि वो कहते हैं कि एट टाइम्स द पीस कम्स थ्रू द बैरल ऑफ गन। वी हैव यूज्ड द बैरल ऑफ गन, वेरी इंपॉर्टेंट, और पीस आ गया है। तो पाकिस्तान के पास वो स्ट्रेंथ है। और आप चूंकि रैप अप कर रहे हैं तो आखिर में जो आपके लोग इंडिया में आपको देख रहे हैं, आई लाइक टू ऑफर अ कप ऑफ टी टू देम कि ये ले लो। और एनी टाइम Nobody is coming. मसूद साहब आपकी बात रह गई थी, सिर्फ मुख्तसर हमारे पास 10 सेकंड है। थर्मस में ना भिजवा देते हैं मेरा ख्याल है। मैं बेसिकली नादिया को अप्रिशिएट करना चाह रहा था। मैंने वो वायरल क्लिप देखा था जिसमें शी पोर आउट हर हार्ट, जिसमें उन्होंने क्वेश्चन किया सो कॉल्ड जो हमारे सुपरस्टार्स हैं जो इस अपने की फॉलोइंग की वजह से वो कोई कमेंट नहीं कर रहे थे। मेरे ख्याल में एक बड़ा स्टैंड दिया। हमें इन लोगों को एक्सपोज करना चाहिए, इन लोगों के तो लिस्टें रखनी चाहिए। सर आप नादिया की तारीफ ना करें, हम भी नादिया की तारीफ करेंगे, और नादिया ही अब क्लोजिंग करेंगे। हम नादिया से फैन हैं, स्टेज इज योर्स नादिया, और मैं बचपन से हम फैन हैं नादिया आपके। थैंक यू सो मच। मैं आपको समझा नहीं वो बात, इन्होंने नहीं कोई बात नहीं। अब मैं चाहती हूँ कि अब इसके बाद जो है ना ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई है। हमने जो अपनी गलतियां है ना और जिन लोगों ने साथ नहीं दिया उनको थोड़ा सा भी और खींचने की जरूरत नहीं, आइडेंटिफाई हो गए। और हमारे लोग जो इनको इतना फॉलो करते कोई भी किसी भी फील्ड से, ये अभी इनका भी थोड़ा सा होना एहतसाब। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नादिया, बहुत शुक्रिया जोहेब, और हमारे मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबको कहते हैं जी अल्लाह हाफिज और पाकिस्तान जिंदाबाद।